Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss on topic demand and law of demand. आज मैं बात करने वाली हूँ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे करके क्वांटिटी डिमांडेड हेल्प करता है प्राइस निकालने में प्रोडक्ट का। ठीक है, यही आज मैं डिस्कस करूँगी और कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है डिमांड का। Demand refer to consumers' desire to purchase the goods and services at a given price. It implies both desire to purchase and ability to pay for the good. बहुत important लाइन, ठीक है। डिज़ायर और डिमांड दो अलग अलग चीज़ होती है। डिज़ायर मतलब आपके पास विलिंगनेस तो है लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक कस्टमर है, ठीक है, अब वो डिज़ायर करता है कि उसके पास BMW कार हो, ठीक है, तो ये तो उसकी डिज़ायर हुई लेकिन उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, वो उसको परचेज़ नहीं कर सकता, उसके पास उसकी को परचेज़ करने के लिए परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो हमारी डिज़ायर होगी। जहाँ हमारे पास परचेजिंग पावर आ जाती है वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो हमारी क्या है, डिमांड है। ठीक है, डिमांड हमारी एग्रीगेट डिमांड हो सकती है, ओवरऑल मार्केट डिमांड हो सकती है या इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है। ठीक है, डिमांड हमारी दो टाइप की होती हैं। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर को देख के हम ले रहे हैं, पर्टिकुलर कस्टमर को। मार्केट डिमांड मतलब पूरे मार्केट में होल पॉपुलेशन को ले रहे हैं कि होल पॉपुलेशन में डिमांड का क्या सिनेरियो है। ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक, जब भी इन फैक्टर्स में चेंजेस आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जैसे एप्पल है, ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, हम कम क्वांटिटी कर देंगे उसकी। पहले हम 1 किलो एप्पल ले रहे थे 50 रुपीज़ में, अब 60 हो गया प्राइस, 1 kg एप्पल इक्वल टू 60 रुपीज़। तो हमने क्या किया, हाफ़ kg लेना स्टार्ट किया। ठीक है, इस तरीके से डिमांड इफ़ेक्ट करता है प्राइस को। ना केवल ये बल्कि डिमांड और सप्लाई मिलकर हमें क्या बताते हैं, प्राइस बताते हैं गुड का। ठीक है, कोई भी कस्टमर, कोई भी सेलर है, ठीक है, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में प्राइस क्या होगा वो कैसे डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, अगर हम होमोजीनियस गुड्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व होता है वो हेल्प करता है हमारा प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, और वही प्राइस और छोटी छोटी फॉर्म फॉलो करती है। लेकिन ये सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट के केस में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी हमारी डिमांड कर्व हो गई, एस हमारी सप्लाई कर्व हो गई। जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं वो पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और उससे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेफ़्ट की साइड ले जाएंगे वाई एक्सिस में, तो वो हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। ठीक है, मतलब वो प्राइस वो सेट हो जाएगा। ठीक, उससे ज़्यादा अगर हम करते हैं, ज़्यादा आउटपुट में करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्सेस सप्लाई। ठीक है, प्राइस अगर ज़्यादा करते हैं तो हमारा एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्राइस कम सेट करते हैं तो हमारी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ है कि मार्केट में मेंटेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हमें डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना पड़ता है। क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई मेंटेन होनी चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में रीज़नेबल होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप किसके बारे में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब हमारी जो और चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब सिर्फ प्राइस को हमें वेरी करना है, बाकी सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे बिल्कुल भी वेरी नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड को ही यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लेता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। किसी भी टाइप का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिमांड, प्राइस और डिमांड का, उसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल।
ठीक, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिमांड को प्राइस लेवल में, वेरियस प्राइस लेवल में वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होंगी, तब हम बोलते हैं ये डिमांड शेड्यूल है। वहीं अगर हम डिमांड कर्व की बात करें, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डिफरेंट क्वांटिटीज़ हमें दे रखी होती हैं, डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे क्या असर पड़ रहा है, ये ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, पहले हमें प्राइस पर यूनिट दे रखा है। ठीक है, सर्टेन प्राइस दे रखे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड दे रखे हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर प्राइस 10 है सबसे पहले, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 50 है। जैसे जैसे हमारा प्राइस कम हुआ, 8 हुआ तो 60 हो गई, 6 हुआ तो 70 हो गई, 4 हुआ तो 80 हो गई, 2 हुआ तो 90 हो गई। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा प्राइस कम हो रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ठीक है, यही होता है हमारा, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप क्यों होता है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। तो इसका सबसे पहला रीज़न है इनकम इफेक्ट की वजह से। जैसे जैसे जब भी जो कस्टमर है अगर उसकी इनकम में इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। वो क्या करेगा, और प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, उस प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकम इफेक्ट, मतलब इनकम के बढ़ने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज़ होगी। इससे हम क्या बता सकते हैं कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफिकली अगर मैं शो करूँ तो इनकम देखो पहले आई थी, फिर आउटपुट लेवल था क्यू। ठीक है, जैसे ही इनकम I1 हुई तो आउटपुट लेवल क्या हुआ, Q0 हुआ। ठीक है, इंक्रीज़ हुआ और सेम परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, वही हमारा क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम इनकम इफेक्ट। और इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, वहीं अगर हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो उसमें इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें तो सेकंड इसका रीज़न है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। ठीक है, एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। कैसे, जैसे टी है। ठीक है, सपोज़ 2 प्रोडक्ट है मार्केट में, टी एंड कॉफ़ी, जो कि सब्स्टिट्यूट है। ठीक, अब क्या हुआ, प्राइस अगर टी का बढ़ेगा तो लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीदेंगे, किसकी डिमांड करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड करेंगे। ठीक है, यही चीज़ बता रहा है। और अब नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है कि जैसे जैसे हमारा जो डिमांड है वो, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट की जो एक एक यूनिट है उसे बढ़ा के कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाता है। ठीक है, उसको खाने की पावर हमारी कम होती रहती है। ठीक, जैसे यहाँ पे है, एक यूनिट खाया 10 मार्जिन यूटिलिटी, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, 2 खाया 8 मिला, 3 खाया 6 किया, धीरे धीरे क्या हो गया, 0 हो गया और फिर नेगेटिव होने लग गया। यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब नेक्स्ट जो बात करें हम, वो होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फैक्टर की बात करूँ तो उसमें आ गया प्राइस सबसे पहले, जिसका मैंने बताया था इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। ठीक, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हो सकता है कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया हो प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, अब उसे लेटेस्ट न्यू फैशनेबल क्लोथ्स चाहिए। ठीक है, अब उसे पहले के तरीके के क्लोथ्स नहीं पसंद आते। इसमें भी क्वांटिटी डिमांडेड जो ओल्ड फैशन वाले प्रोडक्ट की है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इनकम ऑफ द पीपल, जैसे मैंने बनाया, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, डिमांड बढ़ेगी। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर होता है तो प्राइस में इफेक्ट होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ मैं प्राइस ऑफ द गुड। अगर प्राइस गुड के प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। जैसे अनियन है, ठीक है, सपोज़ अनियन का प्राइस राइज हो गया, पहले 1 kg अनियन था 50 रुपीज़ का, अब 1 kg अनियन 50 रुपीज़ का हो गया। ठीक, अब
आगे वाले दिनों में क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया प्राइस में। तो अब 1 kg जो अनियन था वो कितने में बिकेगा, अब 70 में सपोज़ बिक रहा है, ठीक है। तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अब मम्मी क्या करेगी, अब कम लेगी ना, क्वांटिटी उसकी कम कर दी, आधा किलो बोलेंगी, आधा किलो प्याज दे दो। ऐसी अगर मैं बात करूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल ले लो, अगर टी के प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ किस में होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती है भाई, टी से सस्ती है कॉफ़ी, तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, टी महंगी पड़ेगी, है ना। कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ टी या कॉफ़ी ऑप्शन होता है, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो ना कि टी का रेट ये है, कॉफ़ी का ये है, इससे बढ़िया तो कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी सस्ते में मिल रही है। तो वही चीज़ है कि क्या करेगा, कस्टमर स्विच कर देगा टी से कॉफ़ी में, क्यों, क्योंकि टी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट बात आती है इनकम ऑफ द बायर। मैंने बताया था डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंक्रीज़ होगी इनकम में तो इंक्रीज़ होगी परचेजिंग पावर में, तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। पहले कस्टमर क्या करता था, पहले अगर कस्टमर के पास मार्केट में कम पैसा है तो कस्टमर क्या करेगा, कम पैसा है मतलब इनकम कम मिल रही है कस्टमर को, तो क्या होगा, इसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो उस चीज़ का क्वांटिटी डिमांड कम करेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा है, ठीक है, अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोने में इन्वेस्ट करेंगे ना, तब क्या होगा, सोने के प्राइस बढ़ जाएंगे। बोलेंगे अरे भाई सोने के दाम तो इतने बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम इतनी है कि लोग सोने पे खर्च कर रहे हैं उसे, ठीक है। यही चीज़ होता है, इनकम कैसे इफ़ेक्ट करती है डिमांड को, ठीक। अब होता है नंबर ऑफ़ दी कस्टमर, कैसे करके नंबर ऑफ़ कस्टमर इफ़ेक्ट करता है। देखो, हम कोई भी प्रोडक्ट अपना बेचना चाहते हैं तो हम उसी मार्केट में बेचेंगे ना जहाँ बहुत सारे कस्टमर होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, है ना। इसलिए तो चाइना अपने प्रोडक्ट इंडिया में सेल करती है, क्यों, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर कितनी सारी पॉपुलेशन है, कोई ना कोई उसका प्रोडक्ट तो खरीद लेगा, है ना। इसलिए मोर दी कस्टमर मोर विल बी दी डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट बात आती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, कैसे करके टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में अगर मैं साड़ी बेचना चाहूँ तो क्या मैं बेच सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे नहीं बेच सकती ना, क्यों नहीं बेच सकती, इसलिए नहीं बेच सकती क्योंकि वहाँ पे साड़ी पहनने का ट्रेडिशन ही नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोगों का अपना अलग कल्चर है, अपना अलग रहने सहने का ढंग है, तो वहाँ के लोग कहाँ खरीदेंगे साड़ी, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे जो उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है मेरा साड़ी, उसकी डिमांड में क्या असर पड़ेगा, उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, है ना। वैसे इंडिया की बात करें, अगर मैं वो साड़ी इंडिया में बेचूं तो बहुत डिमांड होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग उसे फॉलो करते हैं, वो उनका प्रेफरेंस, यहाँ कल्चर है, ठीक है। तो यही होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वैसे मैं ओल्ड फैशन क्लोथ्स एंड न्यू फैशन क्लोथ्स की बात करूँ, अगर मैं ओल्ड फैशन क्लोथ्स आज के उसमें भेजूँ, मॉडर्न एरा में भेजूँ तो क्या बिकेंगे, नहीं, ठीक है। और वहीं न्यू क्लोथ्स अगर मैं फैशनेबल क्लोथ्स बना के भेजूँ तो वो जल्दी से बिक जाएगी, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। यही होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द क्लोथ, मतलब कस्टमर के टेस्ट के एंड प्रेफरेंस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेचने चले तो उसके डिमांड पे क्या असर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। किसी भी कंट्री में, ठीक है, इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चलता रहता है, ठीक है। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, मतलब वहाँ पे रिच मैन कम है और पुअर पीपल ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, लेस प्रोपेंसिटी होगी वहाँ पे कंज्यूम करने की, ठीक है, डिमांड लेस होगी, है ना। जहाँ पे पैसा वाले लोग कम हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग ज़्यादा हैं, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी ना। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रही हूँ जो कि बहुत महंगा है, उस केस में तो ऐसे ही होगा, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ अगर इन इक्वल डिमांड की, और अगर मैं बात करूँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, तो उसमें क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्वांटिटी डिमांड अच्छी होगी, है ना। अब ये तो थी डिमांड की बात, और लॉ ऑफ डिमांड मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब मैंने आपको शॉर्ट में दे रखे थे, इन्हें लॉग में एग्ज़ाम में लिखना होगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें लिख के दिए थे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक।
ठीक है। और आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी क्लास 12th के लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।